हेलो मेरे प्यारे लर्नर्स, मेरा नाम है अमन सिंह और आज इस वीडियो में हम जो है रिकर्शन टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही डेप्थ में कवर करेंगे और हर एक चीज को जो है एकदम डीप में एनालाइज करेंगे कि कैसे कोड वगैरह वर्क करता है रिकर्शन के केस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, रिकर्शन जो है इसे मैं आप सभी को एक प्रॉब्लम के हेल्प से एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले अपना जो है वो बेसिक प्रॉब्लम को हम देख लेते हैं। जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली मिर्जापुर सीजन 3 का है। सिंपली पहले आप क्लिप देख लीजिए मिर्जापुर सीजन 3 का, फिर प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। मजा आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर जो गुड्डू भैया का डायलॉग है उसी को हमें जो है 6 टाइम्स प्रिंट करना है और ये जो है हमारा प्रॉब्लम है। अब इसको अगर आप सोचेंगे, आपको बेसिक प्रोग्रामिंग आती है तो आप सिंपली बोलेंगे भैया ये तो बहुत ही इजी है, मैं सिंपली क्या करा सकता हूं, सिंपली एक आइटरेटिव कोड लिखकर इस चीज को जो है अचीव कर सकता हूं। सिंपली एक फॉर लूप चला दूंगा जहां पर आई की वैल्यू जो है 1 से लेकर के 6 तक जाएगी और सिंपली हम जो है उस फॉर लूप के अंदर इस स्टेटमेंट को हर बार प्रिंट कराते जाएंगे तो सक्सेसफुली सेम आउटपुट आ जाएगा। बट अगर आप ये सोचिए, मैं एक कंस्ट्रेंट रख देता हूं आपके सामने कि आपको यही सेम आउटपुट प्रोड्यूस करना है, बट आप इस केस में आइटरेटिव अप्रोच यूज नहीं कर सकते। हाँ, पर आप एक ऐसा फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं जिस फंक्शन के हेल्प से आप इस आउटपुट को अचीव कर सकते हैं। तो अगर आपके सामने मैं मान लेता हूं वो फंक्शन का नाम मैंने दे दिया कि प्रिंट डायलॉग, इस फंक्शन को आपको कंप्लीट करना है, ठीक है, और जिसके हेल्प से आपको वही सेम आउटपुट अचीव करना है। तो यहां पर आप अगर लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, एकदम बेस से चीजों को बनाते हैं। देखिए, अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे तो ये फंक्शन दिया गया है ताकि मैं वही सेम आउटपुट को अचीव कर सकूं, बट यहां पर वो आउटपुट में क्या चाहिए, मुझे गुड्डू भैया का डायलॉग चाहिए। तो मतलब इस फंक्शन के अंदर ये तो अटल सत्य है कि वो डायलॉग वाली लाइन तो आएगी ही आएगी, ठीक है। तो मैंने वो डायलॉग लिख दिया, ठीक है, मजा आ रहा है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर ये तो मुझे पता चल गया, इस वजह से पहली लाइन ऑफ कोड इस फंक्शन के अंदर क्या लिखनी थी वो मैंने लिख दी है। अब यहां पर इसका पोजीशन क्या होगा उस पर हम बाद में बात करेंगे, पर ये तो मुझे समझ गया है कि ये लाइन ऑफ कोड इस फंक्शन के अंदर लिखी जाएगी ही जाएगी, क्योंकि आउटपुट में मुझे इस फंक्शन के हेल्प से ये कार्य कराकर वो आउटपुट जनरेट कराना है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर ये फंक्शन जब कॉल होगा तो ये लाइन तो प्रिंट हो जाएगी इस फंक्शन के हेल्प से, बट ये सेम लाइन को मुझे बार बार प्रिंट कराना है। तो आप अब सोचिए, अगर ये चीज को आपको बार बार कराना है तो कहीं ना कहीं अगर लॉजिकली सोचे तो आपको बार बार इस फंक्शन को कॉल लगाना पड़ेगा सच दैट ये जो डायलॉग है वो प्रिंट हो सके आउटपुट स्क्रीन पर। तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन को स्वयं फिर से कॉल करना पड़ेगा खुद को, सो दैट ये फिर से फंक्शन कॉल लगे, ये आउटपुट जो है, ये लाइन जो है वो प्रिंट हो और आपको आउटपुट स्क्रीन पर आउटपुट दिख सके। फिर फंक्शन कॉल हो, फिर ये लाइन चले, आउटपुट आए, फिर फंक्शन कॉल हो, फिर ये लाइन चले, आउटपुट आए, फिर फंक्शन कॉल हो, फिर आउटपुट, ये जो चीज है प्रिंट स्टेटमेंट वो आउटपुट स्क्रीन पर हो और फिर से फंक्शन को कॉल लगे। तो इसका मतलब क्या है, इसी फंक्शन को खुद को कॉल करना पड़ेगा निरंतरता से, सच दैट ये सेम आउटपुट जो आपको चाहिए था वो आप अचीव कर सके। मीन्स इस प्रोसेस में क्या है, इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, फंक्शन खुद को, मीन्स प्रिंट डायलॉग फंक्शन को ही कॉल लगा रहा है, सो दैट बार बार ये जो डायलॉग है वो आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो सके। तो यहां पर हो क्या रहा है, अ फंक्शन इज कॉलिंग इटसेल्फ अगेन एंड अगेन, अ फंक्शन इज कॉलिंग इटसेल्फ अगेन एंड अगेन। तो बेसिकली यही सेम चीज जो है बेसिक रिकर्शन की डेफिनेशन है, बट यहां पर इस चीज को मैं और मॉडिफाई करना चाहूंगा कि रिकर्शन का डेफिनेशन कुछ इस प्रकार होगा, अ फंक्शन
which calls itself again and again. Means basically recursion is a process where a function calls itself again and again until a base case is reached. अब ये बेस केस वाली चीज क्या है, बेस केस वाली चीज क्या है उसे समझते। देखिए अब जैसे आप बोल रहे हो कि आप इसे क्या करोगे, अगेन एंड अगेन कॉल कराओगे, मतलब बार बार इसी को कॉल कराओगे। तो मान लो पहली बार जब आपने मेन फंक्शन से इस फंक्शन को कॉल लगाई तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी और डायलॉग प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर से क्या होगा, फिर से कॉल लगेगी, फिर से डायलॉग प्रिंट हो जाएगा, फिर से कॉल लगेगी, फिर से डायलॉग प्रिंट हो जाएगा, फिर से कॉल लगेगी, फिर से डायलॉग प्रिंट हो जाएगा। फिर ऐसे ही ये तो जाते जाएगा। बट अगर आपने इस फंक्शन कॉल को कहीं रोका नहीं तो क्या होगा, यहां पर प्रॉब्लम वाली चीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर ये फंक्शन कॉल निरंतरता से चलती रही और आपने इस फंक्शन कॉल को रोका नहीं तो हमारे कंप्यूटर के अंदर तो मेमोरी जो है वो लिमिटेड है, तो मेमोरी लिमिट एक्सीडेड एरर आ जाएगा। और वो एक्चुअली में क्यों आ जाएगा, क्योंकि स्टैक में जो मेमोरी कंजम्पशन है वो एक्सीड कर जाएगी। अब वो कैसे होता है वो अभी हम थोड़ी देर में जब इंटरनल वर्किंग ऑफ द कोड देखेंगे तब समझेंगे। फिलहाल क्या होगा, अगर आपने ये जो रिकर्शन हो रहा है यहाँ पर, मीन्स फंक्शन खुद को कॉल कर करके या आउटपुट जब जनरेट करेगा, मीन्स आउटपुट स्क्रीन पर जब वो स्टेटमेंट प्रिंट होगी तो ये जो है ये तो इनफाइनाइट टाइम होते जाएगी अगर आपने फंक्शन कॉल को रोका नहीं। तो वो कंडीशन जो फंक्शन कॉल को रोकने में हमें मदद करती है उसे ही हम बेस केस कहते हैं या बेस कंडीशन कहते हैं, और उसका दूसरा नाम है टर्मिनेशन कंडीशन। तो बेसिकली हम जो है बेस केस एक डिफाइन करते हैं जो कि एक्चुअली में हमें हेल्प करती है कि ये जो निरंतरता से फंक्शन खुद को कॉल करते जा रही थी वो बेस केस पर जब आएगी तो वो कॉलिंग स्टॉप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो आपको आउटपुट चाहिए वो तो सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स चाहिए ना, ऐसा तो नहीं है कि बस प्रिंट कराते जाओ कराते जाओ कराते जाओ। और आप अगर सिर्फ कराते जा रहे हो कॉल, कराते जा रहे हो कॉल, तो वो सिर्फ जो है प्रिंट करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा। बट आपको एक लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स तक ही प्रिंट कराना है। तो इसका मतलब ये है जो आप निरंतरता से फंक्शन को कॉल करते जा रहे हो आपको एक मोमेंट पर उस कॉल को रोकना भी पड़ेगा। तो वो रोकने के लिए जो चीज आपको हेल्प करेगी वो आपकी बेस केस होगी। आपने अप्रोप्रिएट एग्जैक्ट जो रिक्वायर्ड बेस केस है अगर वो आपने लिख लिया तो फिर आप जो है क्या कर लोगे, जो आपका रिकर्शन मीन्स जो रिकर्सिव कॉल्स हो रही हैं, जो बार बार फंक्शन कॉल हो रही है, वो जैसे ही उस कंडीशन को हिट करेगी आपकी कॉलिंग रुक जाएगी। और फिर क्या होगा, एक्चुअली में जो मेमोरी लिमिट एक्सीडेड आना चाहिए था एरर, वो एरर नहीं आएगा। और आप जो है एक्चुअली में ये नहीं देखोगे कि इनफाइनाइट टाइम्स मेरी ये जो आउटपुट है वो प्रिंट हो रही है। ठीक है, तो अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि बेस केस आपने बोल तो दिया भैया, पर बेस केस को हम जो है यहां पर लिखेंगे कैसे। तो बेस केस को इस क्वेश्चन के लिए आपको समझना पड़ेगा कि कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो मेरा फंक्शन है इसके अंदर इनपुट पैरामीटर क्या है, मीन्स इसके अंदर जो यहां पर पैरामीटर पास की जा रही है वो क्या है, वो हमारा होगा इंट एन। एन क्या है यहाँ पर, एन वो वैल्यू है जो एक्चुअली में दर्शाती है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स आपको उसी आउटपुट को जो है स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करना है। ठीक है, तो अब समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर क्योंकि हमें 6 टाइम्स प्रिंट कराना है, अब मैं बेस केस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसे समझा रहा हूं। मुझे ये पता है कि मुझे 6 टाइम्स हमारे आउटपुट को प्रिंट कराना है, हमारे डायलॉग को प्रिंट कराना है। ठीक है, तो यहां पर 6 जो है ये n की वैल्यू को दर्शा रही है। यहां पर n क्या है, वो नंबर जितने नंबर ऑफ टाइम्स हमें एक्चुअली में हमारे आउटपुट स्टेटमेंट को प्रिंट कराना है। अब यहां पर देखिए, यहां पर अगर मैं कहूं मेरी n की वैल्यू 6 है तो 6 टाइम्स मुझे हमारे आउटपुट को प्रिंट कराना है। ठीक है, अब देखिए अगर आप लॉजिकली सोचिए, जब 6 यहां पर गया और ये फंक्शन चलेगा एक बार, तो वो एक बार तो आउटपुट में प्रिंट कर देगा। तो अगर n की वैल्यू 6 थी
तो अगर एक बार फंक्शन चल चुका है तो रिमेनिंग कितना हो गया, n-1 टाइम्स जो पेंडिंग ऑफ मीन्स पेंडिंग नंबर ऑफ आउटपुट स्टेट सॉरी। तो यहां देखिए, यहां पर जब n की वैल्यू 6 है, जब n की वैल्यू 6 है तो यहां पर कॉल लगेगी, और जब ये फंक्शन फर्स्ट टाइम चलेगा तो वो एक लाइन प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो अगर टोटल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लाइंस n थी, मतलब 6 ही लाइन मुझे प्रिंट करनी थी आउटपुट में, बट एक बार फंक्शन चल गया और एक बार लाइन प्रिंट होगी, तो अब रिक्वायर्ड कितनी हो गई, नंबर ऑफ लाइंस टू बी प्रिंटेड n-1। मतलब ये है कि एक बार फंक्शन कॉल हो चुका है और मुझे अब फंक्शन को n-1 टाइम्स कॉल लगानी है, सो दैट रिमेनिंग नंबर ऑफ स्टेटमेंट टू बी प्रिंटेड ऑन दी आउटपुट स्क्रीन वो चीज एग्जीक्यूट हो सके। मतलब ये फंक्शन जो यहां पर पैरामीटर के तौर पर n ले रहा है, यहां पर जब नेक्स्ट कॉल जाएगी वो n-1 के लिए जाएगी। भैया n-1 क्यों जाएगी, क्योंकि भाई देख यहां पर रिक्वायर्ड कितना था, n नंबर ऑफ टाइम्स तुझे अपने गुड्डू भैया के स्टेटमेंट को प्रिंट कराना था। अब तूने जब यहां से 6 की वैल्यू मीन्स n की वैल्यू 6 पास करी, तो यहां पर फंक्शन कॉल लगा, एक बार प्रिंट हो गया। एक बार जब प्रिंट हो गया तो रिक्वायर्ड कितना हुआ, n-1 हुआ। तो अगली बार फंक्शन जो है वो n-1 को एज अ पैरामीटर लेगा और फिर से फंक्शन को कॉल मारेगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्योंकि प्रिंट डायलॉग इनिशियली n की वैल्यू 6 ले रहा है, तो नेक्स्ट कॉल में कितना लेगा, नेक्स्ट कॉल में लेगा 5, क्योंकि n जब 6 था, अब 6 वाला चला, एक बार प्रिंट हो गया, अब रिमेनिंग कितना है 5। तो अब देखिए प्रिंट डायलॉग 5 को कॉल लग जाएगी, फिर देखिए 5 वाला फिर से एक लाइन प्रिंट कर देगा, रिमेनिंग कितना हो गया 4 लाइंस। तो प्रिंट डायलॉग फिर से n की वैल्यू 4 के लिए कॉल हो जाएगा। फिर देखिए प्रिंट डायलॉग देखिए कितना था, 4 के लिए चला, अब कितना हो जाएगा, फिर से वैल्यू 1 से घट जाएगी। क्यों, क्योंकि अब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लाइंस कितने हैं, 3 है। अब जैसे 3 वाला चला, अब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लाइंस 2 है, तो प्रिंट डायलॉग कॉल हो जाएगी जिसमें n की वैल्यू 2 रहेगी। फिर 2 वाली चली तो एक लाइन और प्रिंट हो गई, और फिर फाइनली सिर्फ एक लाइन बची, तो क्या होगा, प्रिंट डायलॉग 1 के लिए कॉल हो गया। अब जो अंतिम लाइन थी वो प्रिंट हो चुकी है, तो अब किसको कॉल लग जाएगी, प्रिंट डायलॉग 0। प्रिंट डायलॉग 0। अब आप सोचिए प्रिंट डायलॉग 0, n की वैल्यू 0 जा रही है, बट यहां आउटपुट में मुझे रिक्वायर्ड कोई भी अब एक्स्ट्रा लाइन नहीं है जो प्रिंट करानी है। तो इसका मतलब क्या है, n की वैल्यू जैसे ही 0 होती है, मतलब ये मेरा बेस केस है, मतलब ये मेरी टर्मिनेशन कंडीशन है, ये वो कंडीशन है जिसके बाद अब मुझे फंक्शन कॉल कराने की आवश्यकता नहीं है। तो हाँ भैया, ये जो आपने अभी विजुअलाइजेशन कराया है, ये जो चीज बनाई है, इसी चीज को हम रिकर्शन ट्री कहते हैं, और इस रिकर्शन ट्री से हमें साफ दिख रहा है कि हमारा बेस केस क्या होगा, जहां पर मुझे रिकर्शन कॉल को स्टॉप कर देना है। तो मुझे ये दिख चुका है भैया क्लियरली कि जैसे ही n की वैल्यू 0 होगी, मैं वहां पर रिटर्न कर दूंगा। जैसे ही n की वैल्यू 0 हुई, रिटर्न कर जाओ, क्योंकि अब हमें फर्दर रिकर्सिव कॉल्स लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे जो आउटपुट चाहिए था वो फाइनली प्रिंट हो चुका है आउटपुट स्क्रीन पर। तो अब मुझे फिर से फंक्शंस को कॉल लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर मैंने क्या किया, उस रिकर्शन ट्री के हेल्प से हमारे बेस केस को आइडेंटिफाई कर लिया। तो यहां पर मैं आप सभी को एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा कि यार, जब भी आप रिकर्शन का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आपको रिकर्शन ट्री बनाना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि उसके हेल्प से आपको आइडिया लग पाता है कि आपका बेस केस कौन सा होगा एक्चुअल में। तो आई होप सो अब बेस केस कैसे लिखा मैंने इस कोड में, ये चीज आपको समझ आ गई है। तो यहां पर एक्चुअली में हमारा ये रिकर्सिव कोड फाइनली बनकर तैयार हो चुका है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए, जो कि हमने आइटरेटिव से भी सॉल्व किया था।
ठीक है। अब जब आप इसी कोड को चलाओगे तो सेम आउटपुट आएगा, पर भैया आपने ये तो बोल दिया कि सेम आउटपुट आएगा, मुझे और इसकी इंटरनल वर्किंग को डेप्थ में जानना है, तो डेप्थ में समझाता हूं यार, ठीक है। चलिए समझते हैं उसको। तो इंटरनल वर्किंग को समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, ये पहले सेगमेंट को सर्टेन लाइंस ऑफ कोड को लाइन L1 कह दे रहा हूं, इसको लाइन L2, इसको लाइन L3, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले जब जावा में प्रोग्राम चलता है तो सबसे पहले मेन फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जब इंटरनली वर्किंग होती है तो हमारे पास जो कंप्यूटर है वो दो प्रकार की मेमोरी को जो है यूज कर रहा होता है। एक तो हमारी स्टैक मेमोरी होती है, एक हीप मेमोरी होती है। हम फंक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पर किसका यूज कर रहे होते हैं, स्टैक मेमोरी का, ठीक है। मीन्स इंटरनली कंप्यूटर सिस्टम स्टैक के अंदर हर एक फंक्शन कॉल को जो है पुश करती है और उसे एग्जीक्यूट करती है, फिर पॉप करती है। तो वो चीज कैसे होती है उसे समझते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं, आपको रिकर्शन ट्री अगर याद आ रहा है तो हमारा प्रिंट डायलॉग 6 था, जिसने प्रिंट डायलॉग 5 को कॉल किया था, जिसने प्रिंट डायलॉग 4 को कॉल लगाई थी, और फिर उसी ने प्रिंट डायलॉग 3 को, और उसने फिर प्रिंट डायलॉग 2 को, फिर प्रिंट डायलॉग 1 कॉल हुआ था, और फाइनली बेस केस में प्रिंट डायलॉग 0 हुआ था कॉल, ठीक है। अब देखिए जावा में ये जो कोड मेरा आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा है, उसमें सबसे पहला एग्जीक्यूट होने वाला फंक्शन कौन सा है, मेन फंक्शन। तो क्या होगा, ये मेरी स्टैक मेमोरी है, इसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, मेरा जो मेन फंक्शन है ना वो पुश हो जाएगा स्टैक के अंदर, ठीक है। अब आप देखिए इस मेन फंक्शन के अंदर कोड कितना लिखा हुआ है, मैंने तो इसमें सिर्फ एक कोड लिखा है जो कि क्या कर रही है, प्रिंट डायलॉग फंक्शन को कॉल कर रही है विद द वैल्यू ऑफ 6। 6 क्या है, मेरे वो n की वैल्यू, कितने नंबर ऑफ टाइम्स मुझे प्रिंट कराना है डायलॉग को, ठीक है। तो क्या हुआ, मेन फंक्शन ने क्या करा दिया, प्रिंट डायलॉग फंक्शन को कॉल लगा दिया। अब क्योंकि ये एक फंक्शन है तो अब क्या होगा, इस फंक्शन स्पेस के अकॉर्डिंग खुद का इसका एक मेमोरी क्रिएशन होगा स्टैक के अंदर, और वो चीज पुश हो जाएगी स्टैक के अंदर, ठीक है। तो प्रिंट डायलॉग विद द वैल्यू ऑफ 6 क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा स्टैक के अंदर। अब इसके अंदर हमने देखा कि लाइन 1 है, लाइन 2 है और लाइन 3 है। तो अब देखिए जब प्रिंट डायलॉग 6 स्टैक के अंदर पुश होगा तो सबसे पहले उसका एग्जीक्यूशन अब स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसका एग्जीक्यूशन जब स्टार्ट होगा तो यहां देखिए लाइन 1 जो है वो एग्जीक्यूट होगा सबसे पहले, तो वो एग्जीक्यूट हुआ, क्या n इज इक्वल्स टू 0 है, नहीं, n की वैल्यू तो 6 है, तो लाइन 1 एग्जीक्यूट हो चुकी है, कंडीशन फॉल्स हुई, तो ये जो है अब नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा, लाइन 2 पर आएगा। लाइन 2 पर जब आएगा तो आपका डायलॉग सक्सेसफुली प्रिंट हो जाएगा, मजा आ रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, लाइन 2 चल चुकी है, अब आएंगे लाइन 3 पर। लाइन 3 पर ये लिखा है कि प्रिंट डायलॉग फंक्शन को कॉल लगाओ विथ n-1 मतलब वैल्यू 5, तो क्या होगा, प्रिंट डायलॉग 5, इसको क्या लग जाएगी, कॉल लग जाएगी, तो क्या होगा, स्टैक के अंदर प्रिंट डायलॉग 5 के लिए अब मेमोरी जो है एलोकेट हो जाएगी, स्टैक के अंदर पुश हो जाएगी वो मेमोरी, ठीक है। अब देखिए अब यहां पर क्या होगा, फिर से अब वो 3 लाइंस प्रिंट डायलॉग 5 के लिए चलेगी। अब 5 के लिए देखिए, 5 के लिए क्या, n की वैल्यू 5 मीन्स 5 इज इक्वल्स टू 0 है, क्योंकि n की वैल्यू इस केस में 5 है, नहीं है, तो लाइन 1 चल चुकी है और स्टेटमेंट फॉल्स था तो रिटर्न नहीं हुआ। अब लाइन 2 पर आया, लाइन 2 पर आया तो फिर से आपका डायलॉग प्रिंट हो गया। अब लाइन 3 पर जब हम आए हैं यहाँ पर, तो यहाँ देखिए लाइन 3 क्या बोल रहा है कि प्रिंट डायलॉग फंक्शन को भैया आप फिर से कॉल कर दो विद द वैल्यू n-1। n-1 कितना है, 4, तो क्या होगा, प्रिंट डायलॉग फंक्शन के लिए फिर से क्या लग जाएगी, कॉल लग जाएगी। फिर क्या होगा, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 इसके लिए अब फिर से हम चलाएंगे, ठीक है। अब देखिए लाइन 1 एग्जीक्यूट होगी, कंडीशन फॉल्स है, तो फिर लाइन 2 एग्जीक्यूट होगी। लाइन 2 जब एग्जीक्यूट होगी तो आपका डायलॉग प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पर, और फिर प्रिंट डायलॉग 3 के लिए क्या लग जाएगा, कॉल लग जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 है, तो लाइन 1 सबसे पहले चलेगी, कंडीशन फॉल्स है, तो लाइन 2 पर आ जाएंगे हम
सॉरी, अब लाइन 2 पर आ जाएंगे हम। अब लाइन 2 चलेगा तो आउटपुट पर आपका जो डायलॉग है वो प्रिंट हो जाएगा। अब लाइन 3 चलेगी। अब लाइन 3 जब चलेगी तो वो प्रिंट डायलॉग 2 को कॉल लगा देगी, ठीक है। अब उसके अंदर भी लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 है, ठीक है। तो अब वहां पर फिर से एग्जीक्यूशन होगा। लाइन 1 कंडीशन फॉल्स है तो लाइन 2 पर जाएगा, फिर से आपका डायलॉग प्रिंट हो जाएगा और फिर प्रिंट डायलॉग 1 को कॉल लग जाएगा और वो स्टैक के अंदर पुश हो जाएगा। और फिर उसके लिए लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 चलेंगी। तो लाइन 1 जब चलेगी कंडीशन फॉल्स है, 1 = 0 नहीं है, तो लाइन 2 अब चलेगी। लाइन 2 जब चलेगी तो आपका फिर से डायलॉग प्रिंट हो जाएगा और फिर लाइन 3 को कॉल लग जाएगी। लाइन 3 जो है जब चलेगा तो वो प्रिंट डायलॉग 0 को क्या लगा देगा, कॉल लगा देगा। तो अब देखिए प्रिंट डायलॉग 0, अब लाइन 1 उसके लिए चलना स्टार्ट होगी। अब प्रिंट डायलॉग 0, क्या n की वैल्यू 0 है? हाँ जी है। तो अब आप क्या कर जाओ, रिटर्न कर जाओ। रिटर्न करने का मतलब क्या है, जो मेमोरी आपने पुश की थी उस फंक्शन के लिए स्टैक के अंदर, उसे अब पॉप करा दो। उसे अब आप पॉप करा दो तो क्या होगा, वो पॉप हो जाएगा। अब फंक्शन जो है कहाँ आ जाएगा, फिर से प्रिंट डायलॉग 1 पर। अब प्रिंट डायलॉग 1 पर जब आएगा, क्योंकि अब स्टैक के टॉप पर वो फंक्शन है, अब कंप्यूटर चेक करेगा कि भाई साहब इसके अंदर जितनी भी लाइंस ऑफ कोड हमने लिखी थी क्या सारी एग्जीक्यूट हो चुकी हैं। तो कंप्यूटर बोलेगा हाँ यार लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 तो लिखी थी, सारी मैंने एग्जीक्यूट कर दी है। तो क्योंकि सारी लाइंस अब एग्जीक्यूट हो चुकी हैं तो क्या कर दो, सिंपल उसे भी रिटर्न कर दो। मीन्स उस फंक्शन को फिर से क्या करा दो, पॉप करा दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्रिंट डायलॉग 1 जो है वो अब पॉप हो जाएगा। फिर प्रिंट डायलॉग 2 पर आएंगे, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, कंप्यूटर देखेगा हाँ यार सारी एग्जीक्यूटेड है। तो अब उस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग जो मेमोरी एलोकेट की थी उसे जो है क्या कर दो, अब पॉप करा दो स्टैक से। फिर प्रिंट डायलॉग 3 पर आ गए, फिर वो देखेगा लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 एग्जीक्यूटेड है, हाँ जी एग्जीक्यूटेड है। तो क्या होगा, कोई भी फर्दर लाइन अब मुझे एग्जीक्यूट नहीं करनी, सिंपली जितनी फंक्शन को मेमोरी दी थी उस फंक्शन के मेमोरी को अब क्या कर दो, पॉप कर दो। तो पॉप हो गया। अब प्रिंट डायलॉग 4 पर आए, सेम चीज, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 एग्जीक्यूटेड है, मेमोरी को पॉप करा दो। फिर प्रिंट डायलॉग 5 पर लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 सारी एग्जीक्यूटेड है, पॉप करा दो। प्रिंट डायलॉग 6 पर लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 सारी एग्जीक्यूटेड है, पॉप करा दो। अब मेन फंक्शन पर फाइनली आएगा। मेन फंक्शन के अंदर मैंने तो सिर्फ एक लाइन लिखी थी कि आपको प्रिंट डायलॉग फंक्शन को कॉल लगानी है। तो क्या अब रिमेनिंग कोई लाइन बची है एग्जीक्यूट करने के लिए? भाई नहीं बची है। तो क्या होगा, अब सिंपली मेन फंक्शन भी पॉप आउट हो जाएगा आपके स्टैक में से और फाइनली आपके आउटपुट स्क्रीन पर जो आपका रिक्वायर्ड आउटपुट था वो निकल कर आ जाएगा। तो यार आई होप सो ये स्टैक में वर्किंग कैसे हो रही है, मीन्स एक्चुअली में रिकर्सिव कॉल्स की वर्किंग कैसे होती है। जब भी रिकर्सिव फंक्शन कॉल होता है तो वो क्या होता है, स्टैक के अंदर पुश हो जाता है और फिर क्या होता है, पॉपिंग भी होती है और पॉपिंग के दौरान कंप्यूटर ये चेक करता है कि भाई साहब मैं पॉप तो कर रहा हूं, मीन्स मैं बैक ट्रैक, इसको जो है बैक ट्रैकिंग कहते हैं, बट बहुत ही प्रिसाइज नहीं है ये बैक ट्रैकिंग का चीज। क्योंकि बैक ट्रैकिंग का अगर मैं एक्चुअल मतलब बोलूं कि वो होता है कि जितने भी चेंजेस आपने परफॉर्म किए थे रिकर्सिव कॉल्स के दौरान वो सारे चेंजेस को अब आप अंडू कर दे जाओ। बट यहां पर ये छोटा सा पार्ट है बैक ट्रैकिंग का कि रिकर्सिव कॉल्स अब खत्म हो गई हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, पॉप कराते कराते बैक ट्रैक कर रहे हैं। तो क्या होगा, अब चेक किया जाएगा कि मैं जब पीछे आ रहा हूं, वापस आ रहा हूं, बैक ट्रैक कर रहा हूं, तो कंप्यूटर चेक करते जाएगा क्या मुझसे ये तो नहीं है कि कोई लाइन अभी छूटी है एग्जीक्यूट करने को। नहीं छूटी है तो सिंपली उसे उठा करके मैं पॉप करा दूंगा स्टैक में से, दैट्स इट। ठीक है, तो यहां पर आई होप सो आपको ये समझा होगा कि कंप्यूटर क्या कर रहा है, जब वो पुश कर रहा है यहां पर स्टैक के अंदर फंक्शन के करस्पॉन्डिंग मेमोरी को, तो वो लाइंस ऑफ कोड को तब भी एग्जीक्यूट करा रहा है, और जब वो बैक ट्रैक कर रहा है, वापस आ रहा है, पॉप करा रहा है, और उसके बाद जो टॉप पर फंक्शन बच रहा है उसमें भी वो चेक कर रहा है कि क्या भैया कोई लाइंस ऑफ कोड छूटी तो नहीं है मुझे एग्जीक्यूट कराने के लिए। तो इस प्रकार से क्या होता है, रिकर्शन में जो है कंप्यूटर इंटरनली क्या करता है,
एग्जीक्यूट करता है वो हर एक फंक्शन को जो कि रिकर्सिव कॉल्स के दौरान स्टैक के अंदर पुश हुई है। तो आई होप सो डेप्थ में आपको ये इंटरनल वर्किंग समझ आ रही है कि कैसे होती है रिकर्शन के केस में। आई होप सो यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो बची है वो है कि इस कोड का भैया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो देखिए अगर मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो देखिए हमारा फंक्शन ये था जिसमें लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 लिखी गई थी। अब ये जो लाइन 1 है वो कांस्टेंट टाइम में एग्जीक्यूट होगी क्योंकि कोई भी यहाँ पर फॉर लूप वगैरह हमने यूज नहीं किया है। फिर यहाँ पर लाइन 2 जो है वो भी कांस्टेंट टाइम में एग्जीक्यूट होगी और ये जो लाइन 3 है वो भी कांस्टेंट टाइम में एग्जीक्यूट होगी। मतलब यहाँ पर एक फंक्शन जो है वो कांस्टेंट टाइम टोटल ले रहा है एग्जीक्यूट होने के लिए। अब बट यहां पर आपको ये देखना पड़ेगा कि रिकर्शन ट्री की डेप्थ कितनी है। रिकर्शन ट्री की आप डेप्थ देखोगे तो वो एक्चुअली में n+1 है क्योंकि n क्या था 6 था जितने टाइम्स हमें प्रिंट कराना था और +1 क्यों क्योंकि यहाँ पर 0 तक जा रहा है यहाँ पर हमारा रिकर्शन ट्री का डेप्थ। तो n+1 क्या हो गया यहाँ पर टोटल हाइट ऑफ द रिकर्शन ट्री है। ठीक है तो यहाँ पर आप एक चीज समझ जाइए कि जो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ रिकर्शन ट्री होती है ना वही हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा bgo ऑफ n+1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी और 1 एक कांस्टेंट है उसको हम अवॉइड कर देते हैं तो bgo ऑफ n एक्चुअली में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। और क्योंकि कांस्टेंट टाइम ले रहा था हर एक फंक्शन एग्जीक्यूट होने के लिए और क्योंकि n+1 नंबर्स ऑफ फंक्शन कॉल्स है तो क्या होगा n+1 इंटू bgo ऑफ n। तो क्या होगा एक्चुअली में ये निकल कर कितना आ जाएगा ये सिंपली bgo ऑफ n+1 ही होगा और क्योंकि 1 एक कांस्टेंट है तो उसको अवॉइड कर देंगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी निकलकर bgo ऑफ n ही आ जाएगी। तो आई होप सो अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आई और कैसे आई और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आई और कैसे आई ये आई होप सो आप सभी को क्लियर होगा। सिंपली आपको ये ध्यान रखना है कि आप रिकर्शन ट्री बना रहे हैं तो आप ये वहां पर देखेंगे कि जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द रिकर्शन ट्री होगी और हर एक फंक्शन कितना टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट होने में उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे कि कितने नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल्स थे तो उससे जो है एक्चुअली में आपके पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल कर आ जाएगी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का फंडा तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो यार आई होप सो आपको जो ये प्रॉब्लम है वो समझ आई होगी, रिकर्शन क्या होती है वो समझ आई होगी, इनडेप्थ रिकर्शन वर्क कैसे करता है वो समझ आया होगा, कैसे उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकाली जाती है वो समझ आई होगी। या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को निकालने के लिए इसके अलग मेथोडोलॉजीज को यूज किया जाता है उसकी बात हम कभी फ्यूचर लेक्चर्स में करेंगे। बट आई होप सो अभी आपको रिकर्शन डेप्थ में समझा है कैसे रिकर्सिव कोड को हम लिखते हैं, बेस केस को डिफाइन करते हैं। ये सारी छोटी छोटी और बेसिक और इंपॉर्टेंट चीजें आप सभी को समझ आई होंगी। तो यार इस लेक्चर में इतना ही। आई होप सो आपको जो है एफर्ट और कंटेंट जो है वो पसंद आया होगा। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और अच्छे टॉपिक और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। मिलते हैं अगले लेक्चर।